मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9। हमने आपको संस्कार और भावना चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है। आज हम एकांकी का सेकंड चैप्टर बहू की विदा स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चैप्टर जो है आपने बहुत कम ही सुना होगा कि बहू की विदा। ज़्यादातर सभी लोग ये कहते हैं कि बेटी की विदा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत जो कि विनोद रस्तोगी का लिखा हुआ चैप्टर है, इसके लेखक जो हैं वो विनोद रस्तोगी हैं और इन्होंने ये चैप्टर पूरा की पूरा दहेज प्रथा पर लिखा हुआ है कि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति जो है वो दहेज प्रथा जो फैली हुई है और जिसको अब हम लोग कम सुनते हैं, लेकिन पहले के समय में हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुन रहे थे कि दहेज प्रथा में आज इसको जला दिया, कल उसको जला दिया, कल उसको मार दिया और ये प्रथा जो थी बहुत फैली हुई थी। आज भी लोग दहेज लेते देते हैं पर बहुत कम खबरें अब जो है आती हैं। तो ये चैप्टर जो है दहेज प्रथा के बारे में है। बहू की विदा का मतलब यहाँ पर ये इस संबंध में लिया गया है जैसे कि हमारे समाज में अब जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चौथी चलाना। जैसे लड़की जब शादी होके अपने ससुराल जाती है तो वहाँ उसके भाई और अन्य परिवार के सदस्य जो हैं वो अपने बेटी को लेने के लिए ससुराल से जाते हैं। 4 दिन बाद चौथी चला के अपने घर में लेके आते हैं। इसे कहते हैं बहू की विदा। यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो एक पारिवारिक कहानी है, परिवार पर आधारित है, पारिवारिक कहानी है और इस चैप्टर में आपको एक परिवार के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर बहू की विदा जो है वो किस कारण से नहीं हो पा रही है। और ये चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से समझने वाला चैप्टर है। देखिए इसमें पात्र परिचय जो है वो इस प्रकार दिया है। जीवन लाल एक धनी व्यापारी हैं। जीवन लाल जो है वो एक व्यापारी है यानी कि एक बिजनेसमैन है और उम्र उनकी जो है 50 साल है यानी कि 50 इयर्स के हैं वो। और राजेश्वरी जीवन लाल की पत्नी है। पत्नी जो उनकी पत्नी का नाम जो है वो राजेश्वरी है और वो 46 साल की है यानी कि 46 इयर्स की वो है। और रमेश जो है जीवन लाल का बेटा है और उसकी जो उम्र है वो 22 साल है यानी कि 22 इयर्स है। और कमला जो है वो रमेश की पत्नी है और उसकी उम्र जो है 19 साल की है यानी कि 19 इयर्स की है। और प्रमोद जो है वो कमला का भाई है। प्रमोद जो है यहाँ पात्र जो है वो कमला का भाई है और उसकी उम्र जो है वो 23 साल है यानी कि 23 इयर्स का है। ये यहाँ पर पात्रों का परिचय है जो इसमें मेन पात्र हैं। और यहाँ पर स्टार्ट होती है कहानी कि कमरा आधुनिक ढंग से सजा हुआ है। कमरा जो है वो आधुनिक ढंग से सजा हुआ है। आधुनिक ढंग से यानी कि आजकल के अनुसार मॉडर्न तरीके से सजा हुआ है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो रखा हुआ है और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि बाएं कोने में रेडियो एक रखा है और दाएं कोने में एक पुस्तकों का रैक रखा है जिसमें पुस्तकें यानी कि किताबें रखी हुई हैं। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे के बीचों बीच सोफा सेट रखा हुआ है, उसके सामने एक गोल मेज है, उस पर एक फूलदान रखा है। कमरे में 2 दरवाजे हैं। सामने वाला दरवाज़ा जो है वो अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का दरवाज़ा जो है बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हुए हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है और दाईं तरफ एक खिड़की बनी हुई है जो कि क्या है वो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवन लाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही पर्दा उठता है यानी कि पर्दा उठता है मंच पर, जब पर्दा खुलता है ना, तब क्या होता है कि जीवन लाल जो है खिड़की के पास खड़े हुए हैं, वे बाहर की तरफ देख रहे हैं और जीवन लाल जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। आंखों पर उनके चश्मा चढ़ा है, चेहरा उनका भरा हुआ है यानी कि गोल चेहरा है उनकी और बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं और सिर उनका गंजा है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं। मुख पर उनकी गंभीरता है। मुख जो उनका चेहरा है वो गंभीर है और समृद्धि के चिन्ह हैं।
और उनके चेहरा जो है उस पर गंभीरता है और समृद्धि, यानी कि उनके परिवार में सब तरीके से खुशहाली है, संपन्नता है। समृद्धि मीन्स खुशहाली या संपन्नता है, और उसके लक्षण उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। चिन्ह यानी कि लक्षण उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है, और प्रमोद जो है वो उनसे थोड़ी ही दूर पर वो खड़ा हुआ है और विनम्र भाव से, यानी कि नम्रता के भाव से, पोलाइटली, है ना, वो वहां पर खड़ा हुआ है। प्रमोद कौन है? प्रमोद जो है कमला का भाई है, जो अपनी बहन कमला को जीवनलाल के यहाँ से विदा कराने के लिए अर्थात चौथी चलाने के लिए लेने के लिए आया हुआ है। वह पैंट और बुशर्ट पहने हैं। पैंट और बुशर्ट वो पहने हुए हैं। कौन? प्रमोद। चेहरे पर निराशाजनक करुण भाव है। चेहरे पर निराशा है, उसके चेहरे पर निराशा है और करुण भाव है, दया वाले भाव हैं। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, प्रमोद जो है वो कहता है आगे बढ़कर थोड़ा सा और धीमी आवाज में क्या कहता है, क्या निर्णय किया आपने। और यहाँ पर दो जनों में वार्तालाप हो रही है, बात हो रही है, प्रमोद में और जीवनलाल में। जीवनलाल खिड़की के पास खड़े हैं, प्रमोद भी वहीं कमरे में खड़ा हुआ है, थोड़ी दूर पर खड़ा है, पर थोड़ा सा वो आगे बढ़कर कहता है कि आपने क्या निर्णय किया, आपने क्या फैसला किया। जीवनलाल विदा नहीं होगी। जीवनलाल कहता है मैंने ये फैसला लिया है कि मैं विदा नहीं करूँगा। प्रमोद लेकिन ज़रा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। प्रमोद कहता है कि आप सोचिए तो, अगर आप विदा नहीं करेंगे तो मेरी बहन की क्या दशा होगी। जीवनलाल मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं ले रखा। जीवनलाल कहते हैं मैंने उसकी दशा का, कि उसकी क्या दशा होगी, वो क्या महसूस करेगी, क्या सोचेगी, इसका मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। सावन, जो सबसे पहले हम सावन देख लें कि सावन जो है, जो इस समय जो है सावन चल रहा है ना, और सावन का महीना ये चल रहा है। और हर लड़की जो है अपनी शादी के बाद हिंदू धर्म में अब ये प्रथाएं जो हैं कम होती जा रही हैं, पर गाँव में आज भी ये प्रथाएं प्रचलित हैं कि गांव में जो हिंदू धर्म में लड़कियां होती हैं वो पहला सावन अपनी शादी के बाद पहला सावन अपने घर पर ही जो है मनाती हैं, और अपनी सखी सहेलियों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ मिलकर ये वो पहला सावन मनाती है। तो यहाँ पर प्रमोद अपनी बहन कमला को पहला सावन मनाने के लिए अपने घर ले जाने के लिए आया हुआ है। वो कहते हैं कि हर लड़की का सपना होता है कि वो पहला सावन अपनी सखियों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ अपने घर पर बिताए। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाई लेते हैं। जीवनलाल सोफे पर बैठते हैं और जमाई लेने लगते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब गए हैं और जमाई ले रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो प्रमोद की बातों से बिल्कुल ऊब रहे हैं। प्रमोद, ये जानकर भी। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद कहता है ये जानकर भी कि लड़कियां जो है पहला सावन अपने घर मनाती हैं। तो जीवनलाल उस कहता है मैं निर्णय ले चुका हूँ, वो कहता है मैं फैसला ले चुका हूँ कि विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। प्रमोद कहता है अगर मैं अपनी बहन को बिना लिए हुए घर गया तो माँ का हृदय जो है वो टूट जाएगा, माँ दुखी हो जाएगी। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। जीवनलाल कहता है मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर तुम्हें अपनी माँ बहन का इतना ज़्यादा ख्याल था तो दहेज पूरा देना चाहिए था। प्रमोद, दीन स्वर में। प्रमोद बहुत ज़्यादा दीनता से, बहुत विनम्रता से कहता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, फिर भी अगर, वो कहता है कि मेरी जितनी हैसियत थी उसके अनुसार मैंने सब कुछ दे दिया, फिर भी अगर इतना ही कहता है कि आगे जीवनलाल कहते हैं बड़े कड़े स्वर में, बहुत ज़्यादा कड़े कठोर स्वर में कहते हैं अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, तो अगर तुम्हारी हैसियत नहीं थी दहेज देने की तो अपनी बराबरी का घर देखना चाहिए था, अपनी ही बराबरी के लोगों में शादी करनी चाहिए थी। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। तुम अगर इतने ही कम तुम्हारे पास पैसे थे तो हम बड़े लोगों में तुमने अपनी बहन की शादी क्यों की।
प्रमोद हाथ जोड़कर, जी। प्रमोद जो है हाथ जोड़ लेता है और कहता है जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हैं और जीवनलाल जोश में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं और टहलने लगते हैं। देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। वो कहता है तुमने दहेज भी नहीं दिया और हमारी जो बारात गई है उसकी खातिरदारी भी ठीक से नहीं हुई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, कहते हैं मेरा नाम खराब हुआ और मेरी शान को ठेस पहुंची, बहुत ज़्यादा मेरे शान को नुकसान हुआ, मेरी शान में बहुत बड़ा धब्बा लग गया। भरी बरादरी में जो हंसी हुई और पूरे समाज में मेरी हंसी हुई है, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। उस समय, शादी के समय जो तुमने हमारे बारात की खातिरदारी नहीं करी, समाज में हमारी बेइज्जती हुई, उस चोट का घाव आज भी हरा है। आज भी वो चोट मेरे हृदय पे लगी हुई है, आज भी मुझे वो बातें याद आती हैं। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। और वो कहता है कि जाओ तुम अपनी माँ से ये बात कह देना, अगर वो जो है अपनी बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो मेरे घाव के लिए मरहम बेचे। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। प्रमोद कहता है कि आप इस समय कमला को हमारे साथ विदा कर दें। और जब गौने में आएगी, गौने में यानी कि दूसरी बार जब लड़की अपने घर से विदा, पहली बार तो शादी के बाद विदा होती है, दूसरी बार वो होता है जब चौथी चलने के बाद विदा होती है, उसको कहते हैं गौना। यानी कि दूसरी बार जो विदा होना होता है उसको कहते हैं गौना। कि गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जब हम गौना करेंगे, जब हम अपने घर से दूसरी बार कमला को भेजेंगे तो आपकी जितनी भी मांग है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। और तुम? वो कहता है मैंने दुनिया देखी है, तुम मुझे बहला रहे हो कि मैं अभी विदा कर दूं और फिर गौने में भी तुम कुछ ना लेके आओ। कहते हैं मैंने दुनिया देखी है, तुम बहलाने की कोशिश कर रहे हो। ये बाल मेरे जो हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। मेरे बाल जो हैं वो मेरी अपनी क्या है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है धूप में सफ़ेद नहीं हुए, यानी कि मुझे बहुत तजुर्बा है। उत्तेजित स्वर में, और वो जो है उत्तेजित स्वर में यानी कि भड़क जाते हैं और कहते हैं, उत्तेजित यदि भड़की हुई आवाज़ में कहते हैं, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। वो कहते तुम कल के छोकरे हो और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। प्रमोद, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रमोद कहता है ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नगद दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। वो कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, विदा तभी होगी जब 5000 रुपये नगद जो है दायां हाथ फैलाकर दिखाते हैं, कहते तुम इस हाथ में मेरे 5000 रुपये नगद ला के रखोगे तब मैं तुम्हारी बहन की विदा करूँगा। उस ज़माने में 5000 रुपये बहुत हुआ करते थे। प्रमोद आवेश में, प्रमोद को भी जोश आ जाता है, यह तो सरासर अन्याय है। वो कहता है ये तो पूरी तरीके से आप अन्याय कर रहे हैं। शिकायत आपको हमसे है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो आप अन्याय कर रहे हैं, शिकायत आपको हमसे है और मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं? जो आप उसकी विदा ना करके आप उससे क्या कर रहे हैं? हमारा बदला उससे ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते, रमेश बाबू होते यानी कि रमेश बाबू कौन है? कमला का पति, जीवनलाल का बेटा। तो यहाँ पर प्रमोद कहता है अगर रमेश बाबू होते, इतना कहता है कि जीवनलाल बीच में ही बात काट के बोलते हैं, तो वह क्या कर लेता? कहते अगर रमेश होता यहाँ तो वो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। कहता है मेरा बेटा है, मेरे सामने मुंह नहीं खोल सकता। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। ना वो मेरा बेटा है, बड़े लोगों के मुंह नहीं लगता और तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है कि बड़े लोगों के मुंह लगते हो। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर, प्रमोद का यहाँ पर क्या हुआ? अपमान हुआ, उसकी बेइज्जती हुई कि उसको क्या कहा जीवनलाल ने?
आवारा छोकरा कहा। और उसका जब अपमान हुआ तो उससे वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। वो कहता है, बाबूजी, आप बेटी वाला समझकर ही मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु किंतु यह ना भूलिए आप भी बेटी वाले हैं। गुस्से में आ जाता है, कहता है, लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि आप भी क्या हैं, बेटी वाले हैं। आपके पास भी अपनी एक बेटी है, क्योंकि जीवन लाल के पास भी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था, गौरी था। और उसका एक बेटा था रमेश, जिसका विवाह जो है कमला के साथ हुआ था। गौरी विवाह होके जो है वो अपनी ससुराल में रह रही थी। जीवन लाल, हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वो कहता, हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, ये हमें पता है, पर तुम्हारी तरह नहीं है। पिछले महीने ही हमने अपनी बेटी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए। कि वो कहते हैं, हमने ऐसी आवभगत की, किसकी, बारातियों की ऐसी आवभगत करी कि बारात वाले दंग रह गए, कि बाराती जो थे वो देखकर हैरान रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। कहते हैं, इतना दहेज दिया कि देखने वाले जो थे वो क्या हो गए, हैरान रह गए। दर्द मिश्रित आवेश और जोश उनका जो था वो दर्द मिश्रित था। दर्द मिश्रित यानी कि दर्द से भरा हुआ, यानी दर्द से मिला हुआ उनका जोश था। तुम मेरी बराबरी करोगे? कहते हो, तुम मेरी बराबरी करोगे? मैंने तो अपनी बेटी को इतना दहेज दिया, इतनी खातिरदारी करी, तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? वो कहते हैं, बेटी वाले होकर, तुम कहते हो बेटी वाले होकर भी हमारी जो है मूंछ ऊंची है, समझे? आज हम इतना ही पढ़ेंगे 9th क्लास, और इससे आगे हम अगले वीडियो में आपको